नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ बहुत दिनों से यूट्यूब पर। आप समझिए एक प्रकार से ज्योतिषियों का या आम जीवन में भी देखा जाए तो एक बहुत ही डर समाज में फैला है काल सर्प दोष का। यह दोष सिर्फ किसी को बता दिया जाए कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है अथवा सर्प दोष है तो लोग अत्यधिक भयभीत हो जाते हैं। जबकि मैंने भी अनेकों इस दोष पर वीडियो बनाकर इसकी शांति कैसे करें अथवा यह दोष कुंडली में कैसे बनता है अनेकों प्रकार से बतलाया है, किंतु फिर भी लोग इस दोष पर आप मानिए एक प्रकार से इस प्रकार डरते हैं। सिर्फ एक ये और एक शनि जी का, शनि की 7.5 इत्यादि नाम सुन ले मां तो समझो जैसे तन से प्राणहीन कर गए हो। यह दोष इतना खतरनाक भी नहीं है। आज इसलिए इसी टॉपिक पर लेकर वीडियो हाजिर हूँ। इसको पूर्ण रूप से समझा जाए कि आखिर सर्प दोष होता क्या है, यह कुंडली में कब और कैसे बनता है, बनने का कारण क्या है। वह कारण ही ना हो तो यह दोष कुंडली में बनेगा ही नहीं। बनने का कारण क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, साथ ही साथ हम इसके फलों के विषय में कि कुंडली में इनमें से कोई एक दोष बने उसका क्या फल होता है, इस विषय में जानेंगे। तो आइए एक एक करके, आपने देखिए मेरे बोर्ड पर सभी का नाम भी लिख दिया है, सभी प्रकार के सर्प दोषों के विषय बात करेंगे। आइए एक एक करके सभी के विषय में जाने। सर्वप्रथम हम बात कर ले कि कुंडली में यह दोष बनता कैसे है। तो आप किसी की भी जन्म कुंडली देखिए, मैं एक यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। इसमें आप देखिए पहले भाव में राहु बैठे हैं, नीचे सबसे 7वें भाव में ठीक उसी राहु के नीचे केतु बैठे हैं। बाकी सभी ग्रह एकांगी यानी एक तरफ हो गए हैं। दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे में से 7वें से लेकर पहले से लेकर 7वें तक सभी ग्रह हो गए हैं। बाकी 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां भाव खाली है। कुछ जगहों पर 12वें में 11वें में 10वें में 9वें में 8वें में 7वें में पहले में सभी ग्रह होते हैं, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा भाव खाली होता है। कहने का मतलब यह है कि राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह आ जाए तब कुंडली में काल सर्प दोष बनता है। देखिए अब कुछ ज्योतिषियों का यही पर कथन है कि इनमें से एक दो ग्रह यदि बाहर निकल आवे, दो ग्रह भी, तब अभी कुंडली में यह आंशिक काल सर्प दोष बनता है। कुछ लोग इसे मानते ही नहीं है, कहते हैं काल सर्प दोष तो पूर्ण रूप से हो, ये आंशिक क्या होता है, आंशिक नाम की कोई चीज ही नहीं होती। किंतु कुछ लोग कहते नहीं भाई, थोड़ा बहुत तो जैसे सूर्य ढलता है तब भी उसकी उसकी किरण जो होती है, रोशनी से भी पूरे संसार में उजाला रहता है। उसी प्रकार दोष बनना प्रारंभ हो अथवा बनकर बिगड़ चुका हो, फिर भी उसका कुछ देर तक प्रभाव कुंडली पर बना ही रहता है। तो एक दो ग्रह यदि कुंडली के इधर उधर निकल भी जाए तब अभी कुंडली में आंशिक काल सर्प दोष कहलाता है। और दोस्तों इसका रिजल्ट भी देखा गया है, कुंडली में चाहे पूर्ण रूप से सर्प दोष बने अथवा आंशिक रूप से बने, यह अपना पूरा प्रभाव देता ही देता है। अब यह बनता कैसा है, तो देखिए अत्यधिक करके जब घर में पितृदोष, देव दोष अथवा किसी प्रकार का दोष रहता है, तब उस दोष की शांति ना कराई जाए, किसी बच्चे का जन्म हो तो उस बच्चे की कुंडली में यह दोष अक्सर पाया ही जाता है। पहला पॉइंट। दूसरा ये कि यदि पिता की जन्म कुंडली में काल सर्प दोष है और वो उसकी शांति ना करावे तो उसका जो प्रथम संतान होगी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसकी भी कुंडली में यह दोष देखने को अवश्य मिलेगा। दर्शकों 12 प्रकार से यह दोष बनता है। आपने देखिए मैंने बोर्ड पर सभी का नाम लिख दिया है। अब नाम से तात्पर्य यह है, मान लीजिए यहाँ पहले भाव में राहु यदि बैठे हो तो केतु चले जाएंगे 7वें में, तब कुंडली में पहला यह अनंत नामक काल सर्प दोष बनता है, जिसे आम भाषा में सर्प दोष कहते हैं। 12 प्रकार से बनता है। पहले भाव में राहु हो जाए, 7वें में केतु, तो अनंत नाम का बन गया। इसी प्रकार दूसरे भाव में राहु हो जाए तो 8वें भाव में केतु चले जाएंगे। राहु से हमेशा 7 कदम दूरी पर ही केतु रहते हैं, सभी को पता है। तो यदि दूसरे भाव में राहु बैठ जाए तो 8वें भाव में केतु चले जाएंगे, तब कुंडली में यह कुलिक नामक सर्प दोष बनता है। इसी प्रकार तीसरे भाव में राहु, 9वें भाव में केतु चले जाए तो वासुकी नामक, चौथे भाव में राहु, 10वें भाव में केतु चले जाए तो शंखपाल नामक, छठे भाव में राहु, 11वें भाव में केतु चले जाए तो पद्म नामक सर्प दोष बनता है। छठे भाव में राहु आ जाए, 12वें भाव में केतु चले जाए तो महापद्म नामक, तक्षक नामक सर्प दोष तब बनता है जब कुंडली के 7वें भाव में राहु और पहले भाव में केतु आ जाए, तब कुंडली में तक्षक नामक योग बनता है। अब दर्शकों देखिए, पहले भाव से लेकर पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे और 7वें भाव तक राहु हो, तब यह काल सर्प दोष एक के बाद एक सीढ़ी पॉइंट चढ़ते रहता है मजबूती की ओर। जैसे पहले भाव में राहु हो, 7वें भाव में केतु हो, तो यह सर्प दोष आपके जीवन पर, पहले भाव से क्या देखा जाता है, आपका स्वभाव, जातक कैसा होगा, जातक का चरित्र कैसा होगा, जातक का स्वास्थ्य इत्यादि। 7वें भाव से वैवाहिक जीवन, रोजी रोजगार। तो यह जो है आपके पहले भाव में बने, 7वें भाव में बने तो आपके ऊपर, आपके यानी आपके दाम्पत्य के ऊपर, विवाह के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर पहले भाव में बने तो आपके शरीर के ऊपर, आपके चरित्र के ऊपर, आपके जो है स्वास्थ्य पानी के ऊपर अपना इफेक्ट डालता है। 7वें भाव की बात होगी
आठवें भाव में केतु हो और दूसरे आठवें भाव में, माफ कीजिएगा, आठवें भाव में राहु हो, दूसरे भाव में केतु हो, तो यह कर्कोटक नामक सर्पदोष बनता है। नौवें भाव में राहु हो, तीसरे भाव में केतु हो, तो यह शंखचूर्ण नामक काल सर्पदोष बनता है। 10वें भाव में राहु, चौथे भाव में केतु हो तो घातक नामक सर्पदोष बनता है। 11वें भाव में राहु हो, 5वें भाव में केतु हो तो विषधर नामक सर्पदोष बनता है। इसी प्रकार 12वें भाव में राहु, छठे भाव में केतु हो तो शेष नामक काल सर्पदोष बनता है। फिर पहले भाव में राहु, 7वें भाव में केतु हो जाए तो पुनः अनंत नामक सर्पदोष बनता है। दर्शकों, यह 12 प्रकार से सर्पदोष कुंडली में बनता है। बात इनके फलों की कर ले तो फल वही है, जैसा कि आप सिर्फ अपने एक पॉइंट से समझ सकते हो कि ग्रह जिस भाव में बैठता है उसी भाव का प्रभाव डालेगा। ये आम बात है, सभी लोग जानते हैं। मान लीजिए हमें पराक्रम देखना, छोटा भाई बहन देखना, तो तीसरे भाव को देखते हैं। अब तीसरे भाव में ही राहु बैठ जाए, 9वें भाव में केतु बैठ जाए, 7वें पर रहता है, तो 1 2 3 4 5 6 7वां ये आया, तो तीसरे भाव में राहु, 9वें भाव में केतु, तब यह वासुकी नामक सर्पदोष बना। इससे क्या इफेक्ट होगा? इससे जातक के पराक्रम पर, यानी ऐसा जातक हो सकता है कि डरपोक हो, किंतु इस भाव में क्या राशि बनी है, इस भाव के स्वामी कौन है, इन भाव पर किन किन ग्रहों की दृष्टि है, यह सब देखना भी जरूरी है। यदि यहाँ पर सर्व बने, ऐसा जातक पराक्रम में, यानी कामचोर कह सकते हो आप, परिश्रम से पीछे हटने वाला, मेहनत नहीं करना चाहता है, भाई बहन से मतभेद यहाँ पर भी देखना पड़ेगा, क्योंकि केतु बैठे तो प्रभाव यहाँ पर भी रहेगा। तो भाग्य से हीन, आस्तिक नहीं नास्तिक, देवी देवताओं की बात ही नहीं मानने वाला और पूजा पाठ कम करने वाला, इस प्रकार का प्रभाव यह सर्पदोष डालता है। दूसरे भाव में राहु, 8वें भाव में केतु बैठ जाए तो कुलिक नामक सर्पदोष बन जाएगा। तो यह सर्पदोष आपके धन पर इफेक्ट डालेगा। आपकी जो पैतृक संपत्ति है उसे हासिल करने में आपको थोड़ा कष्ट मिलेगा। बात मारपीट, वाद विवाद तक भी जा सकती है, कोर्ट कचहरी तक भी जा सकती है। 8वां भाव मृत्यु का भाव है, वही मारपीट होगा तो चोट चपेट हो ही सकता है। अचानक दुर्घटना का भाव 8वां भाव है, तो अचानक दुर्घटना, मारपीट या एक्सीडेंट हो जाए तब भी पैसा खर्चा होगा, पैतृक संपत्ति बिकेगी। भयानक एक्सीडेंट हो जाए तो पैतृक संपत्ति जान ही जानिए, अच्छा खासा रुपया पास बना हो तो। इसी प्रकार यह सर्पदोष चौथे भाव में राहु हो जाए, 10वें भाव में केतु हो जाए तो शंखपाल नामक बन जाएगा। आपके जो है माता के स्वास्थ्य पानी पर इफेक्ट डालेगा। आपके जो है जो आप गाड़ी घोड़ा लिए हो, वाहन इत्यादि, उस पर इफेक्ट डालेगा। 5वें भाव में बन जाए तो आपके पुत्र पर, संतान उत्पत्ति में दिक्कत, शुरू की जो पढ़ाई होती है पहली से लेकर 10वीं तक, उसमें दिक्कत। 6ठे भाव में बन जाए रोग रिपु ऋण, इन तीनों से परेशानी लगी रहेगी। आजीवन कोई ना कोई शत्रु बनता रहेगा। किंतु राहु बैठने पर, राहु पापक ग्रह है तो शत्रु हंता योग भी बनेगा। शत्रु तो बनेंगे किंतु अपने आप उनका हनन हो जाएगा, ज्यादा वाद विवाद भी नहीं होगा। 6ठे भाव में राहु बैठ जाए तो मामा से परेशानी, 6ठे भाव से मामा का भी संबंध देखा जाता है तो मामा से परेशानी। 7वें भाव के लिए बताया ही वैवाहिक जीवन, रोजी रोजगार। 8वां भाव कोई गुप्त रोग अथवा कोई आपको जो है भयानक रोग हो जाएगा, दीर्घकालिक रोग हो जाएगा। 8वां भाव मृत्यु का भाव कहा जाता है। 8वां भाव अचानक धन संपत्ति, जो इसे आकस्मिक धन कहते हैं, उसका भाव कहा जाता है, उसमें परेशानी कोई हो सकती है। आप शेयर मार्केट में पैसा इत्यादि लगाओ, वो डूब जाएगा। 8वें भाव में काल सर्पदोष बने तो, 8वें भाव में सर्पदोष बने तो आप मान लीजिए गलत काम जैसे जुआ इत्यादि, सट्टा इत्यादि खेल सकते हो। 8वें भाव में काल सर्पदोष बने तब ऐसा जातक, यदि लग्न कमजोर हो और 8वें भाव में काल सर्पदोष बने, ऐसा जातक तंत्र मंत्र का ज्ञाता भी हो सकता है, या ऐसे जातक के ऊपर तंत्र मंत्र अधिक सूट करते हुए बहुत जल्दी उसे प्रभाव अपने ले लेते हो। तो दर्शकों, इस प्रकार भाव से समझिए कि किस भाव में कौन सा ग्रह बैठा है और उस भाव का क्या फल होता है, उसी अनुसार ग्रह अच्छा है तो अच्छा फल देगा, ग्रह बेकार है तो बेकार फल देगा। इस प्रकार आप इन सभी काल सर्पदोषों को समझ सकते हो। और भी कोई बात नहीं, हाँ बात नहीं इसकी शांति की, शांति कैसे करें, तो देखिए बहुत सारे उपाय हैं इसके, किंतु सबसे अच्छा है कि कम उम्र में मतलब 10 वर्ष तक उम्र में यदि पता चल जाए बचपन में ही कि इनकी कुंडली में काल सर्पदोष था, तो बचपन में ही 10 वर्ष भी उम्र ना बीते, मैं तो कहूंगा लगभग 8-9 में ही इसकी शांति करा दी जाए। ब्राह्मणों को बुलाकर विधिवत एक दिन जप कराकर इसके मंत्रों का, सर्पदोष मंत्रों का इसकी शांति करा दी जाए। फिर आजीवन यदि ऐसा जातक भगवान शिव की या नागों की पूजा भी करता है तो अभी यह दोष शांत बना रहता है। किंतु कुछ लोग टालते जब कोई काम फंसेगा, अच्छा यह प्रभाव किसमें डालता है, तो एक तो आप भाव से जान सकते हो कि यह किन किन चीजों पर प्रभाव डालता है। फिर दूसरा जो सबसे बड़ा इसका इफेक्ट होता है कि यह आपके हर एक चीज पर, जो मेन चीज है आपका, उसमें हर एक चीज पर इफेक्ट डालेगा। जैसे पढ़ाई पर इफेक्ट डालेगा, पढ़ाई अगर अच्छे से हो गई तब आपके जॉब पर इफेक्ट डालेगा, अच्छे से नौकरी मिलेगी ही नहीं। एक नंबर हमने देखा है, एक नंबर से लोगों का रिजेक्ट हो जाता है, फेल हो जाते हैं परीक्षा में। जॉब भी मिल गई तो विवाह में दिक्कत, विवाह ही नहीं होगा, हो भी गया तो टूट जाएगा। अच्छे से विवाह भी हो गया तो संतान उत्पत्ति में दिक्कत, बाल वंश ही आगे नहीं बढ़ेगा। वह भी हो गया तो कोई ना कोई दिक्कत जीवन में लगी ही रहती है इस सर्पदोष के कारण। दर्शकों, जीवन में यदि यह बने तो एक बार तो शांति अवश्य ही करानी चाहिए। उम्र ज्यादा हो गई हो, इसके मंत्रों का जप कराकर या स्वयं से जप करके
ब्राह्मणों द्वारा तब इसकी शांति करा दे। यह दोष बड़ा ही खतरनाक होता है, किंतु डरने की बात नहीं है। बहुत सारे उपाय भी हैं। शिव जी की पूजा कीजिए, आराधना कीजिए, पीपल के वृक्ष की पूजा कीजिए, वट वृक्ष की, बरगद के पेड़ की पूजा कीजिए। सभी प्रकार बहुत सारे उपाय हैं, आप करके इस दोष को शांत कर सकते हो। दर्शकों, बस उम्मीद करता हूँ आपने सभी चीजें इस दोष पर समझ ली होंगी, और भी यदि मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट कीजिएगा। बस आप इतना ही याद दीजिए, में पुनः आपसे मुलाकात होगी। भाई कोई डाउट संदेह रह गया हो तो आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट के माध्यम से उस संदेह का निराकरण होगा। याद दीजिए, पुनः आपसे मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।